हुआ है ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला? हाँ सर। ठीक है। अच्छा देखो, तो बेसिकली क्या बात है, सबसे पहले तो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दैट इज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी रिटर्न के बारे में बात करूंगा सर। ठीक है, किसके बारे में बात करूंगा? जीएसटी, सॉरी जीएसटी रिटर्न तो मैंने बता दिया था, मतलब रिटर्न के बाद पेमेंट करना है ना सर। हेलो, जीएसटी रिटर्न के बाद एक बहुत ही वाइटल काम रह जाता है, वो काम क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस, है ना। जैसे हम लोग ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स। तो जीएसटी पेमेंट कैसे होता है? सबसे आज की डेट में गवर्नमेंट का इनकम करने का सबसे बड़ा हथियार है ना, सबसे बड़ा शस्त्र मान सकते हैं आप कि जीएसटी से गवर्नमेंट को बहुत इनकम होता है। तो जब गवर्नमेंट को जीएसटी से इतना इनकम होता है तो इसका पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में डिटेल्स ज़रूर होगा, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ जीएसटी, बेसिकली जीएसटी टैक्स के बारे में कैसे पेमेंट करना है, टाइम पे नहीं करोगे तो क्या पेनल्टी लगाएगा, समझ में आ रहा है सर बात? ठीक है, इंटरेस्ट क्या भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पे डिफरेंट डिस्कशंस करके रखा है, प्रोविजंस भी है और सेक्शंस भी है। तो आपको गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग से, गुड इवनिंग। तो आपको उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए। तो किसके बारे में नॉलेज देना चाहिए आपको? जीएसटी का पेमेंट के बारे में। जैसे लास्ट वीक से हम लोग रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, आज हम लोग और रिटर्न पे बात नहीं करेंगे, हम लोग आज बात कर रहे हैं सर पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब हम लोग पोर्टल पे जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो वहां पर जाके हमारे सामने सब कुछ डिजिटली अवेलेबल होता है ना। सॉफ्टवेयर हमारे सामने सारा का सारा चीज रेडी रखते हैं। सॉफ्टवेयर का काम क्या है? काम को आसान बनाता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, ये रूल्स में बताया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में किस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा, जीएसटी पोर्टल में किस तरह से ईच एंड एवरीथिंग एक दूसरे के साथ बेसिकली सिंक करेगा, लिंकअप करेगा, ठीक है। मतलब जैसे आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे यूज करना है, इंटरेस्ट को कहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो जीएसटी पोर्टल के अंदर सारा का सारा टैक्स जमा करने का जो पैटर्न है, उसके बारे में सेक्शन क्या कहता है, प्रोविजंस क्या कहता है। तो ये आपको जीएसटी टैक्स पेमेंट के बारे में जानना है। तो चलो मैं सर आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में सारा बात कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? इतना बताइएगा सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर? हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जीएसटी में टैक्स पेमेंट कैसे करना है। अच्छा, ये बताने से पहले एक बहुत वाइटल एक बात करना सर, आप लोगों को पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में तो पता चल ही जाएगा। जैसे इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है पेमेंट ऑफ टैक्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, है ना। इससे पहले हम लोग एकदम एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, बेसिक्स लेक्चर्स के अंदर या आईटीसी बताने के टाइम पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बताया था। आज थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को कैसे कंट्रोल करना है, टैकल करना है, उसके बारे में बात होगा। क्रेडिट लेजर कैसे काम करेगा, लाइबिलिटी रजिस्टर कैसे काम करेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसमें इंटरेस्ट का क्या रेट है, किस तरह से कैलकुलेशन होगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो है, उसके ट्रांसफर कैसे हो सकता है, आईटीसी का ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है सर, मतलब डे टू डे यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे जीएसटी लॉ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एक इंपॉर्टेंट टैक्स लॉ है सर। लेकिन कुछ चीज़ें ना डे टू डे बेसिस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसमें से ये पेमेंट ऑफ टैक्सेशन का जो एरिया है, ये डे टू डे लाइफ में एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मैं रिटर्न के बारे में बताऊंगा, जीएसटी सॉरी रिटर्न नहीं, बेसिकली जीएसटी का जो मतलब रिटर्न तो मैंने बता दिया आपको। मतलब नेक्स्ट क्लास में बेसिकली रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है टैक्स फाइलिंग के बारे में, ठीक है। जीएसटी कौन भर सकता है, नहीं भर सकता है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर प्रियाक्षी को क्या हो गया?
एक सेकंड रुको तो सर। जस्ट अ सेकंड सर। ऐसे आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर प्रॉपरली सबको? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। हाँ सर। ओके सर। जस्ट अ मिनट। ठीक है सर। तो बेसिकली जैसे कि आपको इससे पहले मैंने रजिस्ट्रेशंस के बारे में बता दिया था। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको रिटर्न बताऊंगा। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग के बारे में बताऊंगा। मैंने शायद इस 2 मिनट पहले थोड़ा गलत बोल रहा था। ठीक है, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशंस के बारे में बता दिया। आज टैक्स के बारे में बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको रिटर्न के बारे में बताऊंगा। मतलब जैसे ये जो आज का टॉपिक है या आज का जो चैप्टर है दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आज का टॉपिक है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जीएसटी रिटर्न। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही वाइटल दो टॉपिक हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो इसमें आज पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो सुन लो पहले। ठीक है, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेना चाहिए। यस प्रियाक्षी, गुड इवनिंग। आवाज आसছে प्रियाक्षी? बोल। यस सर। ठीक, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलो, इतना ज़्यादा हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन एक कुछ फैक्ट्स हमेशा अपडेट रह जाना चाहिए। तो जीएसटी पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो हम लोग करते हैं, मतलब कौन करता है टैक्स पेमेंट? कौन करता है? गवर्नमेंट को। पब्लिक करता है, बिजनेसमैन करते हैं, है ना। जो भी हम लोग परचेज सेल करते हैं वो सभी कोई क्या करते हैं सर? जीएसटी पेमेंट करते हैं। जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कुछ भी सामान खरीदो बेचो, सरकार के घर में टैक्स जमा होगा। ठीक है, सरकार को बहुत खुशी होता है जितना देश में बिजनेस बढ़ता है, सरकार को बड़ा खुशी होता है सर। ठीक है, सरकार इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं है। आपका इनकम बढ़े तो सरकार का खुशी सबसे ज़्यादा है। हाँ सर, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज आपका इनकम बढ़ेगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा ना। सरकार हमेशा, गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा कि आपका इनकम, हमारा इनकम, सबका इनकम बढ़े। बिकॉज जितना हमारा इनकम बढ़ेगा सरकार को टैक्स उतना मिलेगा, जितना हमारा इनकम बढ़ेगा उतना सरकार को जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज इनकम बढ़ने से आप खर्चा ज़्यादा करोगे। ये सर नो, प्लीज टेल मी। आपका इनकम बढ़ेगा तो क्या आपका एक्सपेंस बढ़ेगा? ये सर नो, प्लीज हाँ टेल मी। सर। है ना। तो जितना आपका इनकम बढ़ने से जैसे आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप परचेस करोगे। तो आप परचेस करोगे तो कोई सेल करेगा, है ना। कोई परचेस करेगा तो कोई सेल करेगा। तो जितना परचेस सेल ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा उतना जीएसटी कलेक्शंस भी गवर्नमेंट का बढ़ेगा। सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट हमेशा यही चाहता है हमारा, आपका, सबका इनकम बढ़े। जो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगा वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं है। और देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको समझने के लिए ये कॉमन सेंस है कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भले ही स्लो लगे, भले ही कुछ अलग मुद्दा टीवी में ज्यादा दिखाए। ठीक है, आजकल मीडिया भी ना मतलब चुन चुन के मुद्दा उठाते हैं ताकि आप टीवी में आग लगा के बैठे रहो। डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात नहीं करेगा, एजुकेशन के मुद्दे पे मीडिया बात नहीं करेगा। ठीक है, बिजनेस के मुद्दे पे बात नहीं करेगा। कभी आज तक सुना आप लोगों ने कि लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार जो भी चलाता हो, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंकिंग 142 से 63 में आया है। ये लास्ट 7-8 साल में हुआ है। कभी आपने सुना है किसी न्यूज चैनल में ये बोलते हुए कि भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है? जेन्युइन बताना सर, मतलब बहुत अच्छा हुआ है। 142 से 63, ये लास्ट 7-8 साल में हुआ है। अब इसमें बीजेपी प्रमोट या मोदी प्रमोशन का बात नहीं है, सिंपल सा बात है। आज तक कोई मीडिया को आपने सुनोगे नहीं, क्योंकि ये सब में पब्लिक को ना मजा नहीं आता। ठीक है, पब्लिक को हर एंगल से क्रिटिसाइज करना आता है कि ये नहीं हो रहा है, बस वो हो रहा है। अरे भाई पब्लिक, तुम वो बोल रहे हो जो तुम्हें मीडिया बोलने के लिए बोल रहा है। ठीक है,
या फिर मीडिया वही चुन चुन के दिखाते जिसमें व्यूअर्स बढ़े, टीआरपी बढ़े, है ना। तो अलग बात है सर, मुद्दा अलग है सर। क्यों बोल रहा हूँ सर? बिकॉज मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है यूथ के लिए कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है नहीं हो रहा है, कितना मतलब कितना ग्रोथ है, ग्रोथ रेट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका नॉलेज आपको ये सब डिटेल्स ढूंढने में मिलेगा। तो इसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो आप इस एंगल को ढूंढ के, हाँ भाई गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन मीडिया भी इतना ज्यादा बात करता नहीं है सब में, बस एक छोटा सा हेडलाइन कहीं पर अगर छोटा सा दिखा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोल रहा है सर, चाहे कुछ भी देखो आप। तो जो भी ये सर एक अच्छा बात है, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 2022 का जो लेटेस्ट है दैट इज अप्रैल 2022 का, अभी तक का हाईएस्ट एवर है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही मैंने डेटा को निकाला, ठीक है। 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन गवर्नमेंट ने किया है, 1.68 लाख करोड़ का, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हो। तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2022 इज ऑल टाइम हाई, 25,000 crore more than the next highest collection of rupees 1,42,095 crore just last month। तो लास्ट मंथ में जो कलेक्शन हुआ था दैट इज मार्च में जो कलेक्शन हुआ था उससे और 25,000 करोड़ का कलेक्शन बढ़ा है। इसका मतलब एक महीने में बिजनेस अच्छा हुआ है, परचेज सेल ज्यादा हुआ है, ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ है, तभी ना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। और क्या रीजन हो सकता है? तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट में जाके चेक कर सकते हो। मैं बस आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ कि सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस हम करेंगे, बिजनेसमैन करेंगे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा तो हमारे लिए, आपके लिए रोड, रेल, हाँ, कश्मीर तक रेल जाएगा, अरुणाचल तक रेल जाएगा, ब्रिज बनेगा, हाँ, हॉस्पिटल्स बनेंगे। ऑक्सीजन का जब कमती होता है तो हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन जब टैक्स देने का बारी आता है सर, 95% लोग हमारे देश में इनकम टैक्स तक नहीं भरता, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के टाइम पे 100% लोग खड़े हो जाते हैं और क्या चिल्लाते हैं, कैसा सरकार है, आज तक ऑक्सीजन तक नहीं है देश में। कभी अपना टैक्स भी भरा है कोई जो इनकम करता है कि भाई मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे टैक्स भरना चाहिए। इवन मैं भी, जीएसटी भी कई बार ऐसा होता है कि जीएसटी देने के टाइम पे मैं सोचता हूँ कि जीएसटी दूं कि ना दूं, जीएसटी देने से ज्यादा हो जाता है। इससे अच्छा है कि जीएसटी मत दो भैया, जीएसटी मत दो, बिना जीएसटी का सामान घर लेके आ जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं अपने आप को भी सवाल करता हूँ, और ये नॉर्मल सवाल है कि भाई सरकार पे, तो ऐसे बोलते हैं ना, जब एक उंगली उधर करो तो 4 उंगली आपके तरफ भी है, ठीक है, 3 उंगली, वैसा हो जाता है। तो इट्स लाइक दैट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, तो इट्स लाइक दैट कि जीएसटी कलेक्शन से आपको कुछ नजरिया दिख रहा है कि गवर्नमेंट का बिजनेस सिनेरियो डे बाय डे डेवलप हो रहा है। सर ट्रेंड्स इन जीएसटी कलेक्शन, ट्रेंड्स इन जीएसटी कलेक्शन अगर आपको मैं दिखाऊं, सर ये देखिए, सर दिख रहा है आपको, देखो ये जीएसटी कलेक्शन 22-23 का है जो येलो लाइन में है, अभी तक का हाईएस्ट। और ये जो ग्रे लाइन में दिखाई दे रहा है ये 21-22 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 21-22 में क्या कलेक्शन हुआ था और अभी क्या कलेक्शन पे गवर्नमेंट जा रहा है। तो अच्छा है, सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है। आई होप कि सरकार को कुछ करने को मिलेगा, सही काम पे लगाएगा तो मजा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा। अच्छा, तो स्टेट वाइज जीएसटी रेवेन्यू का भी देख लो कि स्टेट वाइज ग्रोथ ऑफ जीएसटी रेवेन्यू किस तरह का हुआ है। सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ जम्मू कश्मीर में हुआ है, वाह मजा आ गया सुन के। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में ग्रोथ है सर, 10%। 10% जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से 7, पंजाब में 4, चंडीगढ़ में, अच्छा सॉरी, चंडीगढ़ में 22%। अच्छा, उससे भी ज्यादा है ग्रोथ रेट, उससे भी ज्यादा है उत्तराखंड में 33। अच्छा, हरियाणा में 23, दिल्ली में 16, राजस्थान में 19, उत्तर प्रदेश में 16। बिहार में कलेक्शन कम हो गया है, -2, सबसे खराब बात। सिक्किम में 2%, अरुणाचल में 90% ग्रोथ हुआ है, बढ़िया है सर, मतलब लाजवाब। नागालैंड में 32%, मणिपुर में नेगेटिव है, मिजोरम में नेगेटिव है, त्रिपुरा में नेगेटिव है। नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज डेस्टिनेशन बेस्ड है तो कलेक्शन वहां से कम हो रहा है। मेघालय से 10%, आसाम से 14%, वेस्ट बंगाल से 8%, झारखंड में 5, उड़ीसा में 28, वाह। अच्छा, और बस एक बार देख ले रहे हैं सर क्या हालचाल है देश का, है ना। हम लोग बोलते हैं ना आजकल चल क्या रहा है, तो ये सब चल रहा है सर।
उड़ीसा में 28, छत्तीसगढ़ 11, मध्य प्रदेश 9, दमन दीव आइलैंड कंट्री है, मतलब आइलैंड स्टेट है, -78, दादरा नगर हवेली 30, महाराष्ट्र 25, लक्षद्वीप -18, अंडमान निकोबार 44, वाह, तेलंगाना, आंध्रा, लद्दाख लद्दाख में 53, अदर टेरिटरी में 36%। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में 17%। ओवरऑल अगर आप इंडिया का ग्रोथ देखो तो लास्ट ईयर अप्रैल में कलेक्शन था 1,10,804, इस बार है 1,29,978, 17% का ग्रोथ गवर्नमेंट ने किया। चलो बहुत अच्छा सर, डेटा समझ में आ गया ना? अरे डेटा समझ में आ गया ना? कनेक्टेड हो आप लोग? आवाज नहीं आ रहा है किसी का भी? क्या मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? यस सर। ओके सर, ठीक है। बीच बीच में हाँ ना बोल दीजिएगा, नहीं तो कैसा लगता है ना कि जैसे कनेक्शन छूट गया है। बस यही थोड़ा सा, जिससे भी आवाज़ मिलता है थोड़ा सा हाँ ना बता दीजिएगा। ठीक है सर, चलो तो फिर पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बता देते हैं आपको। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में, मतलब जीएसटी में जो पेमेंट ऑफ टैक्स का एरिया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जैसे कि मानो कुछ इंपॉर्टेंट लाइक इन द जीएसटी रिजीम फॉर एनी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर हो, टैक्सेस टू बी पेड आर दी सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये तो पता है आप लोगों को, है ना, बहुत बार चर्चा की है। जब एक ही स्टेट के अंदर होता है तो एसजीएसटी सीजीएसटी, ठीक है, और जब स्टेट चेंज होता है तब आईजीएसटी, मतलब इंटर स्टेट के केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी पेमेंट किया जाता है। तो हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का दोनों का कंपोनेंट होता है। In addition, certain categories of registered person will be required to pay to the government account tax deducted at source। किसी किसी को TDS भी देना पड़ता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब TCS भी देना पड़ता है। ठीक है, कुछ जीएसटी पर्सन ऐसे होते हैं रजिस्टर्ड पर्सन जिनको TDS और TCS भी काटना पड़ता है इन एडिशन जीएसटी के साथ साथ, वेर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, इंटरेस्ट, अच्छा जहां जहां जरूरी होगा वहां पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा, फीस भी देना पड़ेगा, एंड एनी अदर पेमेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है, और कुछ भी पेमेंट अगर करना हो गवर्नमेंट के घर में जमा करना होता है एज पर द रूल्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ ई लेजर इज यूनिक फीचर्स। अब ई लेजर क्या है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लेजर है सर। लेजर मतलब यहाँ अकाउंट्स मेंटेन होता है ना, ये तो आप लोग अकाउंट्स में जानते हो, मुझे और क्या बताना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ई लेजर इज ए यूनिक फीचर्स अंडर द जीएसटी रिजीम। ठीक है, ये जीएसटी रिजीम में एक बहुत ही स्पेशल मैटर है कि ई लेजर सामने आया। ठीक है, अब ये ई लेजर नॉर्मली आपको कहाँ मिलेगा, इसको देखने में कैसा होता है ये मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट में। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये जीएसटी पोर्टल में जाना पड़ता है सर। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने से, ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे एज ए टैक्स पेयर्स, ठीक है, या जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, एज ए टैक्स पेयर्स हो या एज ए प्रैक्टिशनर्स हो, आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपके लिए ये सब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कि मैं क्या दिखाना वाला हूँ, आगे आगे मैं कुछ स्क्रीन भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अंदर क्या देखने में मिलता है। ठीक है, तो ये जो ई लेजर है इज यूनिक फीचर्स अंडर द जीएसटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स और ई लेजर्स आर आल्सो टू टाइप्स। तो ये सब आपको थोड़ा जान लेना चाहिए, जब आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो उसमें आपको पता हो जाना चाहिए कि ई लेजर्स में कितना तरह होता है, कितना टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ई लेजर टू टाइप्स होते हैं सर। वन इज one set is prepared and updated by the taxpayers, that is electronic cash ledger and electronic credit ledger। ठीक है, तो एक एक जो है वो अपडेटेड कौन किसके लिए है सर, टैक्स पेयर्स अपडेट करता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड बाय द टैक्स पेयर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। and second set is prepared and updated on the basis of return furnished by the registered person or tax authority, that is electronic liability register। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ ई लेजर हो गया। एक लेजर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये एक आपका जो टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो ऑथोरिटी, टैक्स ऑथोरिटी के नजर से। तो दो तरह का ई लेजर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आगे दिखाऊंगा सर, इसका पूरा एकदम इमेज वर्जन है, तो डोंट वरी। तो वंस अ टैक्स पेयर्स इज रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पोर्टल, हाँ जीएसटीएन कॉमन पोर्टल में, कॉमन पोर्टल में जैसे ही ये कॉमन पोर्टल है, जैसे ही वो रजिस्टर करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाया बहुत बार, यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ करके रजिस्टर करते हैं, ये मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी दिखाया आप लोगों को। तो उसके बाद क्या क्या होता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है
उसके बाद आपका क्या सिचुएशन क्रिएट होता है पेमेंट ऑफ टैक्स के टाइम पे, दैट इज आवर फोकस एरिया टुडे. So once taxpayer is registered on common portal, that is GSTN, two e-ledgers, एक cash input tax credit ledger, cash and input tax credit ledger, मतलब बेसिकली ITC क्रेडिट और कैश. ठीक है, तो एक हो गया कैश लेजर और दूसरा हो गया क्रेडिट लेजर. And electronic tax liability register will be automatically opened and displayed on his dashboard at all times. Point to be noted, sir. जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपका कैश अकाउंट मतलब कैश लेजर बन जाएगा और एक आईटीसी लेजर भी बन जाएगा, मतलब आपके क्रेडिट में कितना है. ठीक है, और साथ में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, दैट इज क्या, ऑटोमेटिकली ओपन एंड डिस्प्लेड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा. तो ये आप जैसे ही लॉग इन करोगे, रजिस्टर करोगे, ये आपके सामने दिखेगा. समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, बड़ा सिंपल बात है. ठीक है, अभी जानकारी ले रहे हो, जब रियल में काम करोगे बड़ा ही आसान लगेगा. हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? Chapter 10 of the CGST Act 2017 prescribes the provisions relating to payment of tax containing section 49 to 53A. टैक्स के बारे में CGST एक्ट में 49 से लेके 53A तक बोला है. बट व्यू आई व्यू ऑफ दिस सेक्शन इज अंडर, मतलब ये जो पूरा सेक्शन है इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, चलो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ. सर सेक्शन 49 इसमें क्या बात होता है, डिस्कस दी थ्री लेजर्स नेमली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. सेक्शन 50 इसमें क्या बात होता है, सेक्शन 50 डिस्कसेस अबाउट इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस. ठीक है, इंटरेस्ट का क्या चार्ज का कॉन्सेप्ट है और पेमेंट डिले करके कैसे पेमेंट कर पाओगे. ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में भी आप लोग पढ़े थे बिलेटेड रिटर्न इंटरेस्ट, है ना, इनकम टैक्स में भी बातचीत हुआ है, वैसा ही जीएसटी में भी बातचीत हो रहा है. सेक्शन 51 lays down the circumstances in which tax deduction at source becomes mandatory. कहाँ टीडीएस पेमेंट करना मैंडेटरी है, दैट इज सेक्शन 51. ठीक है, जीएसटी के साथ साथ टीडीएस मैंडेटरी कहाँ हो जाता है. सेक्शन 52 deals with circumstances when tax is to be collected at source TCS by the electronic commerce operator. ठीक है, ई कॉम वाले, ई कॉम मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन टाइप्स, समझ में आ रहा है ना सर, ई कॉम. तो ये टीसीएस का कॉन्सेप्ट उनके केस में है, तो सेक्शन 52 इसके बारे में डील करता है. अच्छा, टीडीएस टीसीएस क्या है, ये इनकम टैक्स में मैंने बात कर लिया. अगर कोई अगर भूल चुके हो या किसी को याद नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टीडीएस टीसीएस का क्लास जरूर एक बार देखें. ठीक है, यहाँ पर मैं बस आपको जीएसटी के साथ साथ टीडीएस टीसीएस कब जरूरी पड़ता है उसका डिटेल्स तो मैं अभी आपको समझा दूंगा, मतलब सेक्शन 51 सेक्शन 52 आपको समझा देगा. ठीक है, मैं तो बस एक जरिया हूँ सर, बाकी तो सब क्या है सब लॉ का मोह माया है. ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है, जीएसटी लॉ आपको बताता है, मैं बस आपको पढ़ के सुनाता हूँ और क्या. अच्छा, ये देखो सर, टैक्स पेयर्स नॉर्मल टीडीएस टीसीएस के साथ जो लोग हैं वहाँ पर रजिस्टर करेगा. ठीक है, और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स आप लोग बन पाओगे सर, एकदम बिल्कुल बन पाओगे, आप लोगों के लिए तो है ये सब काम. तो कैसे बनोगे ये मैं कल के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा सर. ठीक है, ये कैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बना जाता है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर, मस्ट, मतलब वो वाला क्लास जरूर कीजिएगा कि जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम कैसे शुरू कर सकते हैं, मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा. ठीक है, तो वेरी वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन टुडेज वर्ल्ड. आज के डेट में यूथ को अगर काम स्टार्ट करना हो तो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. अच्छा, तो ये रहा हमारा डिटेल डिस्कशन जो आज करने वाला हूँ सर. अच्छा, फर्दर द मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी. अच्छा, आईटीसी ट्रांसफर कैसे हो सकता है, जो आईटीसी जैसे आपको क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट का नॉलेज आपको भरपूर है. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट का नॉलेज आपको भरपूर है, आपको बहुत सारा केस लॉ आप लोगों ने पढ़ा था आईटीसी में. अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे संपद स्नेहेश बोलो, जियाउल का आवाज नहीं आ रहा है. हाँ सर. तो आईटीसी का ट्रांसफर कैसे होगा? ठीक है, तो सेक्शन 53 इसके बारे में बात करता है. ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 53A. चैप्टर 9 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बात करता है. ओके सर, provisions of payment of tax under CGST Act 2017 have also been made applicable to IGST Act 2017 by section 20 of IGST Act. मतलब वही कॉन्सेप्ट सेक्शन 20 ऑफ IGST में बोला गया. ठीक है, अच्छा, तो 49, 50, 53, 53A ये सब रेलिवेंट रूल है जो आपको गो थ्रू करना चाहिए, और उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी बोला. एजेंट कौन होता है, ऑथराइज्ड बैंक कौन होता है, बिकॉज ये हर चैप्टर में दिया हुआ रहता है कि भाई जान लो कि
कौन क्या है नहीं है। बिजनेस के बारे में मैं कितना बार बोला आपको क्लास में, बिजनेस क्या है, इनकम टैक्स में बोला, जीएसटी के दूसरे चैप्टर्स में बोला, तो इसको फिर से बताने का जरूरत नहीं है, बट ऑलवेज मस्ट गो थ्रू द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर एंड पर्टिकुलर सेक्शंस वगैरह, ठीक है। तो उससे कौन से सेक्शंस में क्या बोला हुआ है और उसमें क्या डेफिनेशन दिया गया है। जैसे कॉमन पोर्टल, हाँ सर, जैसे हम लोग बार बार सीजीएसटी में सेंट्रल टैक्स करते हैं, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 बात करता है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 9 डिवाइड अंडर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। कॉमन पोर्टल के बारे में सेक्शन 146 बात करता है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ सीजीएसटी एक्ट भी बात करता है, ठीक है। सो इस तरह से किस सेक्शंस में किसके बारे में बोला है, आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में बोला है, कौन से सेक्शंस में बोला है, ठीक है। ठीक है, ये देखो काउंसिल क्या है, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल के बारे में बोला है, मतलब जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के अंदर इसका जिक्र किया, मतलब सॉरी सीजीएसटी एक्ट। सेस क्या है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये जो मैं अभी आपको बोला कि आपके लिए 2 लेजर अकाउंट ओपन किया जाएगा, एक कैश लेजर अकाउंट ओपन किया जाएगा, एक क्रेडिट लेजर अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो इसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। हाँ, इसके बारे में सेक्शन 41 सबसेक्शन 49 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 जो सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में अलग अलग एरिया में बात करता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर बोला है बिफोर प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 50, ठीक है। तो ये सब बेसिकली कई बार आईजीएसटी रूल में भी कुछ सेक्शंस बोला है और कई बार सीजीएसटी में भी कुछ सेक्शंस बोला है, तो आप सीजीएसटी के हिसाब से भी बात कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर 49 50 51 जैसे बोला है, ये बेसिकली सीजीएसटी के बेसिस में है, ठीक है। तो आप सीजीएसटी एक्ट के बेसिस में ही मेनली यहाँ पर बात करें, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा, तो आपको बेसिकली सीजीएसटी याद रखने से ही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। फिर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है। अब क्या बताऊं इनपुट टैक्स के बारे में, इतना बोला, ठीक है। तो कौन से सेक्शंस में क्या बोला है इसका थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिए जैसे जब भी मैं बोला इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स तो इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बात कर रहा है, उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 58 में आईजीएसटी में बोला गया, ठीक है। क्योंकि आईजीएसटी लॉ अलग है और सीजीएसटी लॉ अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों सिंक में काम करता है, बिकॉज आईजीएसटी के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है और आईजीएसटी का भी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों लॉ अलग है, ठीक है। तो कौन से लॉ में क्या कौन सा सेक्शन है, मतलब सेम है, बट सेक्शन वाइज थोड़ा अलग अलग जगह में पोर्ट किया गया है, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पर आईजीएसटी के भी सेक्शन मेंशन किया और यहाँ पर सीजीएसटी का भी सेक्शन मेंशन किया। आपको मैं बोलूंगा आप सीजीएसटी करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है यही ज्यादा पॉपुलर होता है, बस आप उतना याद रखें तो चलेगा। बट हाँ, अगर साथ में आईजीएसटी भी याद रख पाते हो बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। अच्छा सर, ठीक है, आपने बोला हमने माना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, लोकल अथॉरिटी क्या है, ठीक है, नोटिफिकेशन क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, पर्सन्स कौन होते हैं, ये हर चैप्टर में, रिसिपिएंट कौन है, टैक्स क्या है, सप्लायर कौन है, टैक्स पीरियड क्या होता है, ठीक है। टैक्स पीरियड बेसिकली रिटर्न फाइल करने का पीरियड, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, वैलिड रिटर्न क्या होता है, वाइटल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर। आपको हमेशा इसको रीड करना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए और साथ में सेक्शंस वगैरह को याद भी रखना चाहिए, ठीक है। ठीक सर, अब सेक्शन में का बात करें जिसके लिए ये चैप्टर बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट, ठीक है। ये बेसिकली सेक्शन 49 का मैटर है, सीजीएसटी लॉ में सेक्शन 49 के अंदर इसको बोला गया। अब बात ये है सर, ये जो पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट जो भी है टैक्स का, जीएसटी पेमेंट का या जीएसटी टैक्स का, इसमें सेक्शन 49 और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, ठीक है, सबसेक्शन 6, ये सब 49 में, सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 10, ये सब 49 में बोला, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है सेक्शन 53 है जिसमें ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स के बारे में बोला है। तो चलो सर एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनालिसिस में आ जाते हैं, प्रोविजंस को भी जानेंगे और साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्जांपल्स में दिक्कत ना हो, ठीक है, मतलब जब एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। ओके सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
contains a summary of all the deposits and payments made by the taxpayers. क्या बोला सर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन्स, ऐसे लेजर जैसे देखने में होता है सर, ऐसा ही देखने में मिलेगा आपको, ठीक है, फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या रहता है, उसमें आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो या कितना पेमेंट कर रहे हो, जो टैक्स पेयर पेमेंट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज मेंटेन ऑन द जीएसटी पोर्टल, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्टल में मेंटेन होता है, जो पोर्टल में आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करोगे, आप टैक्स पेयर्स के अकाउंट में जैसे ही आप जाओगे लॉगिन करके, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा, ठीक है। अब कैसे देखने में होता है, आप देखना चाहते हो सर? चलो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाने से आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगा, अच्छा सर ऐसे होते हैं क्या? सिंपल है, बच्चा लोग भी थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होने से सबको अच्छा लगता है। तो दिखा देता हूँ सर, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ। दिखाई दे रहा है सर? ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर is an account where records of deposits or receipts and its utilizations towards liabilities are maintained. दिखाई दे रहा है सर? इतना बताइएगा। हाँ सर। क्या आप अपने लेजर अकाउंट में कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे ओपन करोगे, इसमें आपका कितना अमाउंट आपने रिसीव जो अकाउंट में किया, ठीक है, IGST, CGST, SGST और UTGST सेस, ठीक है, कैश रिसीव्स यूजिंग ऑनलाइन मोड्स और OTC मतलब ओवर द काउंटर डिपॉजिट्स, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो भी आपने जमा किया वो यहाँ इधर दिखेगा। आपका जो भी लाइबिलिटी एंड पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो डेबिट होगा आपके अकाउंट से, ठीक है, जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी होगा, फी होगा, अदर अमाउंट होगा, वो भी IGST के नाम पे, CGST के नाम पे, SGST के नाम पे, UTGST के नाम पे, सेस के नाम पे आपके अकाउंट से डेबिट होगा। तो कुछ आपके जमा होता है जो आपको जमा करना पड़ता है, कुछ आपका लाइबिलिटी होता है तो काट लिया जाता है। तो बेसिकली एक सिंपल, जैसे स्टॉक मार्केट में मेंटेन होता है ना, जब शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो वैसी तरह से यहाँ पर भी चलता है कि आपने जमा किया, रिसिप्ट हुआ, लाइबिलिटी है, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेजर, बेसिकली आपके लेजर में जो आ रहा है और जो जा रहा है या जो जाएगा, ये मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से मेंटेन होता है, पेमेंट मोड क्या है, ठीक है, मेजर हेड माइनर हेड मेंटेन होता है अंदर, ठीक है। तो मेजर हेड में क्या रहेगा, माइनर हेड में क्या रहेगा, मैं सभी चीज आपको ग्राफिकली भी बता दूंगा और प्रोविजन वाइज भी बता दूंगा। सो थोड़ा सा एक काम करते हैं ना सर, थोड़ा सा मैंने आपको भी प्रोविजन वे में बता रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, फिर इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर लाइबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये भी मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको ना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मतलब ये किस तरह से मेंटेन होता है नहीं होता है, मतलब बड़ा सिंपल बात है सर, लेकिन ये सिंपल बात को समझने के लिए थोड़ा सा ना प्रोविजन से गुजरने से अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको प्रोविजन से गुजारूं, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल जवाब जो हो ना, वो आपको पढ़ने में सुविधा हो, आप क्वेश्चंस रीड कर पाओ, क्वेश्चन का मतलब समझ में आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि तब से जो मैं बोले जा रहा हूँ कि सर लेजर लेजर लेजर, आइडिया क्लियर हो रहा है ना सर, लेजर कैसे देखने में होगा? हाँ, बचपन वाला बात है, अकाउंट्स में लेजर बनाते थे, याद है 11-12 में क्या करते थे आप लोग लेजर बनाने के लिए? अच्छा, सबको मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ बोलो सर, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो मैं भी आपको दिखाया, ठीक है, ये बेसिकली क्या कंटेन करता है, समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स मेड बाय टैक्स पेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज मेंटेन ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये जो मैं आपको लेजर दिखाया, लॉगिन करोगे तो पोर्टल में मेंटेन होगा। अब आगे देखो सर, इंपॉर्टेंट बात, any deposit made towards payment of tax, interest, penalty, late fee or any other amount will be credited to the electronic cash ledger, and any debit to the electronic cash ledger represent payment thereon towards tax, ठीक है। जो भी आपको पेमेंट करना होगा वो टैक्स में रहेगा, वो इंटरेस्ट पे रहेगा, वो पेनल्टी पे रहेगा, वो लेट फी पे रहेगा और एनी अदर अमाउंट जो आपको पेमेंट करना हो। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट में इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी आएगा, लेट फी आएगा। सिमिलरली जब डेबिट होगा वो भी उसी तरह से रहेगा। तो डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जब आप डिपॉजिट करोगे, शैल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। जब आप डिपॉजिट करोगे, आप कैसे डिपॉजिट करोगे पैसा? सर आज के दिन में जो भी पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, उसी ऑप्शन का आपको भी यूज करना है। तो फेमस ऑप्शन यू ऑल नो सर, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑथराइज बैंक का,
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब सिंपल बात है NEFT और RTGS कर लो, ठीक है। सर ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, बैंक में जाके ओवर द काउंटर पेमेंट करो फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चलान पर टैक्स पीरियड बाई कैश, ठीक है। कैश में मैक्सिमम 10,000 तक जमा कर सकते हो, चेक और डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पेमेंट करने का अलग अलग मोड, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ रिसीव, डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन पेमेंट करोगे जिसमें NEFT RTGS में नो लिमिट, ओवर द काउंटर दैट इज 10,000 पर चलन पर टैक्स बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। मतलब ओवर द काउंटर करोगे तो मैक्सिमम लिमिट क्या बांध दिया, कैश में, चेक में और डिमांड ड्राफ्ट में ₹10,000, ठीक है। एनी अदर मोड एज में बी प्रेस्क्राइब, और अगर कोई मोड सरकार बोलता है अब वो मोड भी फॉलो कर सकते हो। तो ऑनलाइन जितना सारा है उसमें कोई लिमिट नहीं रखा, आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो कैश लेजर में, ठीक है। लेकिन जब बात ओवर द काउंटर है, ऑथराइज बैंक के काउंटर के थ्रू से है, 10,000 तक का लिमिट बांधा है, ठीक है। ओके ना सर, याद रहेगा ना? क्या रे, याद रहेगा कि नहीं? हाँ सर। It may be noted that restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of over the counter payment will not apply to deposit to be made by, अच्छा कुछ एक्सेप्शंस आ गया। ये जो 10,000 10,000 अमाउंट जो जमा करना था आपको पर चलान 10,000 ओवर द काउंटर में, ये किस किस केस में नहीं होगा, will not apply, ठीक है। Government departments or any other deposits to be made by person as may be notified by the commissioner in this behalf, proper officer or any other officers authorized to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable properties. Proper officer, any other officer authorized for the amounts collected by way of cash, check or demand draft during any investigation, enforcement activity or any ad hoc deposit. Ad hoc मतलब emergency deposit, ठीक है। तो ये सब केस में 10,000 का कोई पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। लिमिट को हटा दिया जाएगा, सरकार का है, जब मर्जी लाएगा जब मर्जी हटाएगा, हम क्या कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट अपने मर्जी से नियम को बदलते हैं, ठीक है, एज पर द सिचुएशन। अपना मर्जी कब चलता है, जब उनको लगता है समय के मांग के हिसाब से वो डिसीजन देते हैं। नियम बदल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस हाँ नियम हित में बदले तो अच्छा होता है। हित मतलब फेवर में हो, लोगों के अच्छाई के लिए हो, सच के लिए हो, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट ऑन डिपॉजिट्स टू बी मेड बाय प्रॉपर ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑथराइज, जो मैं अभी आपको बोला, टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। अभी जो आपको मैं बोला बस उसी को थोड़ा समरी कर दिया। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ओवर द काउंटर लिमिट कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। हाँ, 10,000 का लिमिट कब कब एप्लीकेबल नहीं है वो बता दिया। जब प्रॉपर ऑफिसर एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर बोलेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, to recover outstanding dues including attachment proceedings of sale or movable or immovable properties, to collect the amount by way of cash, check, demand draft, by any investigation, enforcement activity, ad hoc deposits वगैरह, एंड पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर। ये सब केस में पेमेंट के बारे में कोई लिमिट काम नहीं करेगा। ओवर द काउंटर में भी अनलिमिटेड पेमेंट हो सकता है, बस इतना याद रखिएगा। अच्छा सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेमेंट बाय चलान, जब आप चलान से पेमेंट करोगे तो आपको कुछ समझना पड़ेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CPIN, CIN, BRN, EFPB। सर क्या है ये सब? हाँ, CPIN, CIN, SIN, BRN, EFPB क्या है? सर कुछ नहीं, कुछ टर्म्स है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है। तो CPIN स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर कॉमन पोर्टल क्या है? जैसे कि मैं तब से बता जा रहा हूँ आपको, ये पोर्टल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोर्टल, ठीक है। ये सरकार का कॉमन पोर्टल है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर सर्विस में जाओगे तो आपको अलग अलग सर्विसेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो लॉ जानने को मिलेगा, ठीक है, GST लॉ का हर चीज़ आपको, देखो यहाँ पर आप एक्ट्स, रूल, स्टेट वाइज जो रूल्स है वो भी आपको मिल जाएगा। पढ़ना चाहोगे? अगर मानो कि आपको वेस्ट बंगाल का जानना है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड करोगे, आपको वेस्ट बंगाल का पोर्टल आ जाएगा, ठीक है, हर जगह का लॉ, रेगुलेशंस, ठीक है, और सेंट्रल लॉ जानोगे, ओवरऑल आइडिया सबका पता चल जाएगा। तो डाउनलोड्स में जाओगे तो आपको ऑफिस टूल्स, ठीक है, GST स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर्च टैक्स पेयर्स पे जाओगे तो आप टैक्स पेयर्स ढूंढ पाओगे, ठीक है। जो भी आपको करना है ये सब पोर्टल के थ्रू से ही होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ये सब सर्फिंग कीजिएगा, है ना। हम लोग बैठे बैठे कई बार
बेकार में समय नष्ट करते हैं यूट्यूब में या फिर गूगल में, बेकार का चीज़ में रहते हैं। तो कभी कभी नॉलेजेबल चीज़ पे भी सर्फिंग कीजिएगा, नॉलेज बढ़ेगा। मैं तो नॉर्मली आप लोगों को बोलता रहता हूँ, NISM का सर्फिंग कीजिए, सी इंस्टीट्यूट में, CS इंस्टीट्यूट में, GST पोर्टल में, इनकम टैक्स पोर्टल में, हाँ सर्फिंग कीजिए, है ना। सर्फिंग करते करते क्या पता कब क्या सीखने को मिल जाए, है ना। ओके सर, CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर। सर इट इज ए 14 डिजिट यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चालान। याद रखने का है, इसमें कोई समझाने वाला चीज नहीं है, बस ये सब याद रखना है कि CPIN में कितना डिजिट होता है, 14 डिजिट यूनिक नंबर होता है। CPIN रिमेन्स वैलिड फॉर 15 डेज। CPIN जो है कितना दिन वैलिड रहेगा, 15 दिन, ठीक है, ये याद रखने का है। अब इसमें समझाओ क्या। CIN नंबर और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। Challan identification number is generated by the banks once payment in lieu of generated challan is successful। ये 17 डिजिट नंबर होता है, दैट इज 14 डिजिट CPIN। ये जो CPIN था इसका 14 डिजिट, साथ में 3 डिजिट बैंक कोड आएगा, ठीक है, मतलब ये सिंक में रहेगा। पहले 14 डिजिट का CPIN आ जाएगा और फिर 3 डिजिट का बैंक कोड आ जाएगा। क्लियर। तो हो गया आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। CIN is generated by the authorized banks or Reserve Bank of India when payment is actually received by such authorized bank। तो ये सीन नंबर वगैरह ना बेसिकली मतलब ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है, ठीक है। तो जब भी आप CIN जनरेट कर दोगे, ठीक है, the authorized bank or Reserve Bank of India when payment is actually received by such authorized bank or RBI and credited in the relevant government account held with them, it is an indication that payment has been realized and credited to the appropriate government account। ठीक है, ये सीन नंबर जनरेट होने से ये पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में पेमेंट किया, ठीक है, और सरकार के अकाउंट में जमा हुआ, नहीं तो पैसा इधर से उधर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। CIN इज कम्युनिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक टू टैक्स पेयर्स एज वेल एज टू GSTN। तो ये CIN जो है ये किसको कम्युनिकेट करना होगा, ये CIN नंबर कम्युनिकेट करना होगा ऑथराइज्ड बैंक को, टैक्स पेयर्स को जो टैक्स पे कर रहे हैं, और साथ में GSTN को, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, GSTN को भी इनको बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइज में मतलब सरकार का GSTN पोर्टल में भी इनको बताना पड़ेगा कि ये है CIN, ठीक है। इसमें क्या होगा, डबल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको सुलझाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। फिर आता है सर BRN नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर क्या है, इज द ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट चालान। सर there is another concept called EFPB, electronic focal point branch। electronic focal point branch, these are branches of authorized banks which are authorized to collect payment of GST। मतलब बैंक ने क्या करता है ना, आजकल अलग अलग जगह में अपना फोकल पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू से GST कलेक्शन का जगह बना देते हैं। तो वो जो अलग अलग ब्रांच जो सिर्फ GST कलेक्शन करता है उनका तो कुछ कोड होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, these are branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST। each authorized bank will nominate only one branch as its EFPB for pan India transactions। एक एक बैंक एक ही ऑथराइज्ड EFPB बना सकता है, एक ही ब्रांच बना सकता है पैन इंडिया ट्रांजैक्शंस के लिए। EFPB will have to open accounts under each major head of all the governments। any amount received by such EFPB towards GST will be credited to the appropriate account held by the EFPB for NEFT RTGS transactions and RBI will act as EFPB। ठीक है, तो RBI भी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ऑथराइज्ड बैंक का पेमेंट कलेक्शन कर लिए हर एक ऑथराइज्ड बैंक का एक एक करके EFPB मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच पैन इंडिया बेसिस में ट्रांजैक्शन के लिए काम करेगा। इसमें वो GST कलेक्ट करेगा, वो अपना अकाउंट ओपन करेगा अंडर ईच मेजर हेड फॉर ऑल गवर्नमेंट्स, all governments, state governments, central governments, received by such EFPB towards GST will be credited to the appropriate account held by the EFPB और NEFT RTGS transactions RBI will act as an EFPB। ठीक है, RBI EFPB के हिसाब से काम करता है, और मतलब इसका मतलब है कि RBI के थ्रू से ऑथराइज्ड बैंक का ब्रांच वगैरह अल्टीमेटली कंट्रोल होता है, ठीक है। सर क्या मैनुअल चलान्स applicable as allowed earlier under VAT regimes?
सर मैनुअल और फिजिकल चलान्स आर नॉट अलाउड अंडर द जीएसटी। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चलान्स ऑनलाइन ऑन द जीएसटी। अगर आपको चलान जनरेट करना है तो ऑनलाइन में ही करना है, मैनुअल या फिजिकल चलान का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, जो वैट के टाइम पे था वो अभी नहीं है। ठीक है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट का हर एक मैटर में प्रूफ चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम जुग जुग ये हो रहा और होगा। ठीक है सर, टेक्नोलॉजी का ये सब अच्छा इस्तेमाल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है। How many types of challans are prescribed for various taxes and payment to be paid under GST regime? These are, there is a single challan prescribed for all taxes. Single challan. Taxes, fees, penalty, interest and other payment to be made under the GST regime. Other aspects relating to challan. Challan के बारे में कुछ और बातें. Any person or person on his behalf can generate a challan in prescribed form on the common portal and enter the details of the amount to be डिपोजिट बाय हिम टुवर्ड्स टैक्स। चलान जनरेट करेगा, फिर टैक्स पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, पेनल्टी पे करेगा, फीस पेमेंट करेगा और अदर अमाउंट भी जो भी है पे करेगा। अगर कुछ भी अदर अमाउंट किसी कारण से गवर्नमेंट बोलता है तो देगा। ई चलान वैलिडिटी इज फॉर 15 डेज। अब चालान जनरेट करने के बाद आपके पास 15 दिन का टाइम रहता है पेमेंट करने। द कमिश्नर फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू ई चलान हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। The mandate from obtained after making NEFT or RTGS payment has to be submitted in the bank. The validity of mandate form is 15 days. तो जो मैंडेट आप NEFT RTGS के लिए मैंडेट करोगे, मैंडेट मतलब इतने इसके अंदर आपको पेमेंट करना है, तो वो मैंडेट फॉर्म जो है वो भी आपको 15 दिन का ही वैलिडिटी रहता है पेमेंट करने के लिए, बेसिकली फॉर NEFT RTGS के केस में। ठीक है, ये सब प्रोसेस है सर। जब रियल लाइफ में काम करोगे, प्रोसेस एक बार गो थ्रू करके बस कुछ दिन काम करने से ही क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एडप्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस एक बार गो थ्रू कर लेने से, जैसे अभी एग्जाम के लिए करोगे, ठीक है, बाद में जब फार्म में CA फार्म, CS फार्म या CMA फार्म, ठीक है, काम करोगे, प्रैक्टिसिंग करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये सब हैबिट हो जाएगा। On successful credit of amount in the concerned or central or state government amount maintained in the authorized bank, a challan identification number will be generated by the collecting bank, which will be indicated in the challan. ठीक है, तो जो CIN नंबर है वो चलान में इंडिकेशन रहेगा। On receipt of the CIN from the collecting bank, the said amount is credited in the electronic cash ledger. जैसे ही वो CIN रिसिप्ट होगा कलेक्टिंग बैंक का, the said amount is credited in the electronic cash ledger, जो आपको दिखा रहा था कॉमन पोर्टल में, of the person on whose behalf the deposit is made and the common portal will generate a receipt to this effect. कॉमन पोर्टल अभी आपको इसके अगेंस्ट में रिसिप्ट भी जनरेट करके देगा। If CIN is not generated, अगर CIN जनरेट नहीं होता है even after making payment, ठीक है, and submission of mandate form and or when after generation it has not been reflected in the common portal, the person making the deposit or the person on whose behalf the deposit has been made can make a representation in prescribed form GST PMT 07, ठीक है, through the common portal or e-gateway through which payment has been made. अगर नहीं होता है तो उनको फॉर्म प्रेस्क्राइब फॉर्म में करना होगा थ्रू कॉमन पोर्टल और ई-गेटवे थ्रू व्हिच पेमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर CIN जनरेट नहीं होता है तो तब क्या करना। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द ट्रेजरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का क्या केस है। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में क्या डेट का क्रेडिट है, is deemed to be the date of debit in the electronic cash ledger and not the actual date of deposit of amount in the electronic cash ledger of the taxable person. In case any discrepancy is noticed in the electronic cash ledger, अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, the registered person shall communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in prescribed form. prescribed form में common portal में जाके वो communicate करेगा अगर उसका कोई भी दिक्कत होता है उसके बीच में। ठीक है, तो वो किसके पास करेगा, prescribed form में करेगा और कम्युनिकेट करेगा जुरिस्डिक्शन ऑफिसर के साथ। ठीक है, जो GST जुरिस्डिक्शन का ऑफिस रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया में उसके हिसाब से चलेगा। सर, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा उसका यूटिलाइजेशन का मैनर क्या है, मतलब किस तरह से आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, या फिर वो होता है। सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 49 ऑफ द CGST एक्ट कुछ चीजें बताता है। द अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है उसके थ्रू से आप क्या क्या पेमेंट कर सकते हो। आप टैक्स का पेमेंट कर लो, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर लो, आप पेनल्टी का पेमेंट कर लो, आप फी का पेमेंट कर लो, या कोई भी पेमेंट जो प्रेस्क्राइब मैनर में होगा वो कर लो। इन द ई लेजर इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इन द ई लेजर इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से रखा जाता है, माइनर और मेजर हेड के बेसिस में रखा जाता है। इंफॉर्मेशन इज केप्ट
minor head wise for each major head. The ledger is displayed major head wise, that is major head जैसे कि IGST, CGST, SGST, UTGST and sales, and each major head is divided into 5 minor heads. हर एक मेजर हेड का कुछ माइनर हेड भी होता है जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स. Registered taxpayers can make cash deposit in the recognized bank through the prescribed mode, मतलब electronic cash ledgers using any on the online or offline mode permitted by the GST portal. The cash deposit can be used for making payment like tax liability, interest, penalty, fee and others. ठीक है, सिंपल बातें हैं सर, ऐसा बहुत बड़ा बात कुछ है नहीं. ठीक है, बस ये प्रोसेस है, जस्ट अ प्रोसेस एज पर लॉ. थोड़ा सा अगर ग्राफिकली देखना चाहते हो तो देख सकते हो. मेजर हेड में आपको क्या बोला, जो मेन हेड है जैसे कि IGST एक हेड है, CGST मेजर हेड है, SGST, UTGST मतलब जहां यूनियन टेरिटरी होगा वहां UTGST, जहां स्टेट होगा वो स्टेट GST, और सेस, ये आपका मेजर हेड हो गया. अब ईच हेड का क्या क्या माइनर हेड हो सकता है, ईच हेड का टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, फी हो सकता है, अदर्स हो सकता है. ठीक है सर, मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो सर, बहुत देर से कुछ पूछा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. अब जैसे मेजर हेड माइनर हेड में क्या कंटेंट हो सकता है ये आपको पता चल गया. अब आता है सर सबसेक्शन 10 एंड 11 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द CGST एक्ट 2007. ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर. एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है. मेजर माइनर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कैसे होगा, किस तरह से होगा, आगे देखते हैं. द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो भी अमाउंट आपके कैश लेजर में अवेलेबल होगा, कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी फॉर द मेजर हेड एंड माइनर हेड. आपके कैश लेजर में जो भी अमाउंट मेंटेन होगा, ठीक है, उसको आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? आप अपनी मेजर लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो और माइनर हेड के लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो. फॉर इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पे, इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड ए डिपॉजिट ऑफ टैक्स एरोनसली, अगर आपने कुछ गलती टैक्स में कुछ प्रॉब्लम किया बाई वर्च्यू ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है, इंसान से गलती हो जाता है, अंडर ए पर्टिकुलर हेड इंस्टेड ऑफ ए स्पेसिफिक हेड. ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक हेड में देना था बट आपने नहीं कर पाए. द सेम कैन बी ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव इंटेंडेड हेड बाय फॉर्म नंबर GST PMT 01. मतलब आप अगर किसी एक हेड का पेमेंट किसी और हेड में कर दिया, ठीक है, कर सकते हो, तो बाद में आपको GST PMT 09 यूज करके उसको चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है, आपने गलती कर लिया, आप गलती को सुधार सकते हो. मतलब किसी भी हेड से किसी भी हेड में आप अमाउंट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो कर सकते हो. द फॉर्म कैन बी यूज्ड आइदर फॉर, फॉर्म किस पर्पस में यूज हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ एरोनस डिपॉजिट, अगर आप गलती से किसी दूसरे जगह में दे दिए, अंडर एनी माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड टू एनी माइनर हेड ऑफ सेम और अदर मेजर हेड्स, और एनी ऑफ द अमाउंट्स ऑलरेडी लाइंग अनयूटिलाइज्ड, अगर कुछ अमाउंट अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है अंडर एनी ऑफ द माइनर हेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. डोंट वरी, आगे आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना, आपको क्लैरिटी होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा भी प्रोविजंस बता रहा है, तो प्रोविजंस में आप लोगों को हमेशा थोड़ा चिंता होता है, पता नहीं कैसे होता है, बट जैसे जैसे एग्जांपल्स हो जाता है फिर आप लोगों को समझ में आ जाता है, सर अच्छा बेटा ये से होता है ना. एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ आ गया सर, रजिस्टर्ड पर्सन डिपोजिटेड ए सम ऑफ ₹1000 अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम. ठीक है, एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने इंटरेस्ट कॉलम में 1000 टाका जमा किया. ठीक है, deposit a sum of ₹1000 under the head of interest column of CGST and 1000 under the head of interest column of SGST instead of head fee. Point to be noted sir, रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया ₹1000 अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम ऑफ CGST एंड 1000 अंडर द हेड इंटरेस्ट कॉलम ऑफ SGST, जहां पर उसको ये देना चाहिए था फी हेड. Such amount can be transferred by using from GST PMT 09 for making a transfer to the head fee. जो भी अमाउंट उसने इंटरेस्ट में जमा कर दिया CGST SGST का, उसको फी में ट्रांसफर कर सकता है. The said transfer is required to be using the above form because when the registered person has to make the remittance of tax or interest or penalty or fee other amount at a stage offset liability in any of the GST returns, forms or tax payments through electronic cash ledger, adequate amount should be available under the respective head account. ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिव हेड में पैसा ठीक ठाक होना जरूरी है, नहीं तो सेटलमेंट या लाइबिलिटी को ऑफसेट करने के टाइम पे दिक्कत हो जाएगा. ठीक है, ये दिस इज पॉसिबल. सेक्शन 53A एंड सेक्शन 17A ऑफ IGST एक्ट
प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के बीच में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। आई होप कि आपको समझ में आया ट्रांसफर का मैटर। सर अदर पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसका भी थोड़ा नॉलेज ले लो। सर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है उनको भी पेमेंट करना होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। परमानेंट तो नहीं रहेगा बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल, जो कहाँ से जनरेट होगा, कॉमन पोर्टल जीएसटी पोर्टल से ही जनरेट होगा। Where the person has claimed refund for any amount from electronic cash ledger, the amount of refund claimed would be debited from the electronic cash ledger. When the refund claimed by a person is rejected, either fully or partly, the amount debited earlier shall be credited to the electronic cash ledger by the proper officer to the extent of amount refund rejected. जितना रिजेक्ट हुआ था वो बाद में क्रेडिट करवा दिया जाएगा। सिंपल कुछ पॉइंट है ये। जैसे मैं आपको बोला, जैसे जैसे आप मार्केट में आ जाओगे, प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करना चालू करोगे एज ए आर्टिकल ट्रेनिंग, एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपको और अच्छे से इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। बट सर कुछ एग्जांपल्स अभी देख के जाओ। सर एक एग्जांपल रियल लाइफ सिचुएशंस है, देख के बताओ सर मुझे कि क्या करना चाहिए। आप लोगों को मैंने इतना देर से जो भी समझा रहा हूँ उसका यहाँ पर इस्तेमाल है, ठीक है। तो मिसर्स दक्षा एंटरप्राइज, देख पा रहे सर, मिसर्स दक्षा एंटरप्राइज हैज मेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 अंडर माइनर हेड टैक्स। कहाँ डिपॉजिट किया, माइनर हेड टैक्स में डिपॉजिट किया। ऑफ मेजर हेड एसजीएसटी, मेजर हेड क्या है इसका, एसजीएसटी। तो एसजीएसटी मेजर हेड में माइनर हेड टैक्स में 10,000 डिपॉजिट किया। इट हैज ए लायबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर माइनर हेड इंटरेस्ट अंडर दी मेजर हेड एसजीएसटी। तो एसजीएसटी मेजर हेड में माइनर हेड इंटरेस्ट में इनका 2,000 का लायबिलिटी क्रिएट होकर रखा है। अब सवाल ये पूछता है आपको, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ सर, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन। ये जो हेड का केस है, मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होता है, मैं आपको अभी अभी समझाया। मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होता है। आईजीएसटी का टैक्स हेड, आईजीएसटी का इंटरेस्ट हेड, आईजीएसटी का पेनल्टी हेड, आईजीएसटी का फी हेड, आईजीएसटी का अदर्स, सिमिलरली सीजीएसटी का एक एक करके, सिमिलरली एसजीएसटी का एक एक करके, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हमारा केस क्या चल रहा है, दक्षा का क्या केस है, देखो 10,000 टाका डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, माइनर हेड टैक्स में, मेजर हेड एसजीएसटी, लायबिलिटी 2,000 का, माइनर हेड इंटरेस्ट, मेजर हेड एसजीएसटी। स्टेट वेदर, आपको पूछ रहे हैं स्टेट बताओ वेदर मेसर्स दक्षा एंटरप्राइज कैन यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो 10,000 उनको टैक्स में अवेलेबल है, क्या वो 2,000 का जो इंटरेस्ट उनका बाकी है, लायबिलिटी है, क्या वो पेमेंट कर पाएगा? हेलो, হ্যাঁ স্যার করতে পারবে তো, ठीक है, স্যার করতে পারবে তো। हाँ सर, देखो किस तरह से इसका जवाब आपको देना है। The registered person is allowed to transfer the amount available under any minor head of a major head to any of the minor head of the same or other major head as per section 49 subsection 10 of the CGST Act। इसमें इसको फॉर्म यूज करना होगा PMT 09, जो अभी अभी मैंने आपको बता के आया। Therefore, क्या मतलब निकल रहा है, in the given case amount of 10,000 available under minor head tax or major head SGST can be utilized for payment of liability of ₹2,000 under minor head interest of the same major head after making a due transfer entry GST PMT 09 from the minor head of tax to interest। बस एक आपको फॉर्म सबमिट करना होगा सिस्टम से, उसके बाद आप आराम से 10,000 से 2,000 का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हुआ ना ट्रांसफर? अरे बोलो सर। হ্যাঁ স্যার হবেই, समझ में आ तो गया ना? वेरी गुड सर, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसफर। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का भी कॉन्सेप्ट है। इतना देर से मैं आपको कैश लेजर समझा रहा था, अब क्रेडिट लेजर मतलब आपका आईटीसी का लेजर, ठीक है। आपने आईटीसी तो बहुत पढ़ा, अब आईटीसी का भी लेजर मेंटेन होता है ना आपका अकाउंट, मतलब जीएसटी पोर्टल में। तो आपका क्रेडिट में कितना क्या है, नहीं है, अब उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बस वही बात है। पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ रहे हैं ना सर, तो आपका जो भी लायबिलिटी है और आपके पास जमा क्या है, तो जमा क्या है, खर्चा क्या है, जमा क्या है, खर्चा क्या है, बस उसके लिए एडजस्टमेंट कब क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म यूज करना होगा, बिकॉज ये सर कंप्लायंस का मैटर है ना सर, है ना। पेमेंट पीएमटी मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो कंप्लायंस है, जीएसटी एक कंप्लायंस का मैटर है, तभी तो कंपनी में
एक सीएस का बहुत बड़ा रोल है आज के डेट में, सीए का तो रोल है ही, सीएमए का भी बहुत रोल चल रहा है सर, बहुत ज्यादा। तो सीए हो, सीएस हो, सीएमए, ऑर्गेनाइजेशंस पे जीएसटी का जो रोल प्ले है गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए सीएससी सीएमए को कंपनी में एनरोल करने के लिए बोल रहा है, मतलब रिक्रूट करने के लिए बोल रहा है, और उसको कंपनी का ये सब चीज देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के कलेक्शंस में दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिक बात है सर। कोई कोई ना ऐसे पूछते हैं मेरे को फोन करके कभी कभी, मतलब एक्चुअली देयर मतलब दैट इज नॉट देयर फॉल्ट। कई बार हमें पूछते हैं, रोज मुझे हजारों लोगों को जवाब देना पड़ता है कि क्या सीए करके नौकरी मिलेगा, क्या सीएस करके जॉब मिलेगा, क्या सीएमए करके जॉब मिलेगा, मेरे को ऐसे पूछते हैं सर। अब आप लोग ही बताओ मैं क्या जवाब दूं उनको। तो मैं अगर बोलूँ हाँ जॉब मिलेगा तो इट्स साउंड वेरी लो, है ना, बिकॉज जॉब तो 100% मिलेगा। जॉब का तो मतलब क्या बोलूँ मैं, तो जब कभी कभी मैं किसी को बोल देता हूँ कि अगर आप बन जाओगे तो आपको उठा के लेके जाएगा, तो वो हंसने लगता है। ये सच में उठाने लेके जाएगा? हाँ सच में उठा के लेके जाएगा। स्पेशली अगर मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल का बात करूँ, स्पेशली सीए इंटर एंड सीएमए इंटर का मार्केट डिमांड बहुत हाई है, और धीरे धीरे सीएस एग्जीक्यूटिव का भी डिमांड हाई हो रहा है। मतलब सिर्फ सीए इंटर और सीएमए इंटर के लिए जॉब पोस्ट सरकार निकालते, क्यों? बिकॉज सीए सीएमए इंटर का ना एक स्पेशलिटी जो होता है जो सीएस के पास नहीं है, दैट इज अकाउंट्स का एरिया, ठीक है। अकाउंट्स और कॉस्ट में उनको अच्छा मौका मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में भी सीए इंटर सीएमए इंटर को स्पेशली बुलाते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे लॉ का भी इतना डिमांड हो रहा है कॉर्पोरेट एरिया में, क्योंकि जितना वहां पर प्रैक्टिस सीएस जितना रहेगा उनको भी चाहिए ना, उनको भी कोई डेपुटी चाहिए, तो डेपुटी के पोस्ट में एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स को ऐसे भी लेना पड़ रहा है। तो ट्रेनिंग के लिए तो है ही, बट जॉब का भी डिमांड हो रहा है, और फाइनल के बाद सभी का डिमांड बहुत हाई है। सो पॉइंट इज दैट कि अब क्या बताऊं मैं सबको कि डिमांड जॉब का नहीं, कैसे प्लेसमेंट होगा? अरे भाई अगर इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट ना भी मिलता है ना, कंपनी पागल कर देगा। आप सोचो एक सिंपल बात, सिर्फ स्टॉक मार्केट में एनआईएसएम के बाद अगर इतना डिमांड हो सकता है, तो सीए सीएस सीएमए के बाद क्या डिमांड हो सकता है? मतलब हाँ मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट का एरिया ऑफ वर्क अलग है, सीए सीएस सीएमए का एरिया ऑफ वर्क अलग है, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट का एरिया है फाइनेंशियल, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इस तरह का एक एरिया है। यहाँ पर अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, ठीक है, इसका एरिया है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस का ही एरिया है। तो चाहे वो स्टॉक मार्केट जॉब हो, चाहे वो प्रोफेशनल अकाउंट्स का, टैक्स का, लॉ का जॉब हो, मतलब डिमांड के बारे में तो सर मैं क्या बताऊं, मतलब जिस तरह से देश का ग्रोथ है करेंटली इंडिया में, बस करना पड़ेगा सर, मतलब मन में शंका नहीं होना चाहिए। सर हाँ बोलो सर। सर एग्जाम में का वो सेटा हेडिंग आता है कॉस्ट ऑडिट का, ऑडिट सीएटीए में, हेडिंग? हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, जो कॉस्ट ऑडिट में जो होता है सर, कॉस्ट ऑडिट नॉर्मली एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो वो ऑडिट के ना चैप्टर उसका जो में। न्यूमेरिकल नंबर जो सर लिखा हुआ है ना, वो मतलब हाँ याद हाँ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बहुत सारा है। वो करना पड़ेगा सर, मतलब आता है, मतलब देख बेसिकली जैसे सीएस, जैसे चार्टर्ड वो नॉर्मल सर वो ऑडिट का तो जो ओटीपी जैसा, ओटीपी जैसा लग रहा है, वो तो कुछ सेक्शन नहीं है, ओटीपी जैसा आता है ना 4 नंबर का। हाँ हाँ हाँ, सेटा नहीं नहीं बहुत पूछता प्रॉब्लम हो है, रहा है उसको। मतलब बेसिकली देख मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, जैसे सेक्शंस मेंशन करना पड़ता है, वैसा ही ऑडिट नंबर भी मेंशन करना पड़ता है। सीएस में सेक्रेटरियल ऑडिट को मेंशन करना पड़ता है, सीएस सीएमए के केस में कॉस्ट ऑडिट वगैरह मेंशन करना पड़ता है, सीए के केस में नॉर्मल तो उनका तो ऑडिट जो है फाइनेंशियल ऑडिट मेंटेन, तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग वगैरह करना तो पड़ेगा सर। थोड़ा सा मेहनत करो, अगर देख बहुत याद नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा परिश्रम बढ़ाओ, और क्या बोलूँगा, पूछता तो है। ठीक है चलो आ जाते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बात करें अभी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो आपका आईटीसी का लेजर, सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 49A सेक्शन 49B, रीड इट रूल 86, रूल 86A 86B एंड रूल 88A एंड सीजीएसटी रूल। सर ऐसा करके दिमाग खराब क्यों करते हो? सर मैं खराब नहीं करना चाहता, सरकार करेगा आपका दिमाग खराब, तभी आपको प्रोफेशनल बनाएगा। Subsection 2 of Section 49 of CGST Act provides that the self-assessed ITC by a registered person shall be credited to its electronic credit ledger.
आपका सेल्फ असेस्ड आईटीसी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखा सकते हो, ठीक है, shall be credited to the electronic credit ledger, no issue. Non-utilization of ITC for tax liability under reverse charge mechanism. सर मैटर क्या है कि जब आपका आईटीसी नॉन यूटिलाइज है फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज, जैसे कि आरसीएम के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जहां पर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अमाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है may be used for making any payments towards output tax under CGST और IGST. It is pertinent. देखो सर, आपको मैं बताया था ना आईटीसी का क्या इस्तेमाल होता है, आप अगर भूल गए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सर। आईटीसी में क्या होता है, अगर आपको सरकार टैक्स मांगता है और आपके पास अगर क्रेडिट अवेलेबल है, याद है ना सर, अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है और अगर आपको टैक्स पे करने के लिए सरकार बोल रही है कि भाई इतना टैक्स जमा करो, से फॉर एग्जांपल आपका टैक्स लायबिलिटी हुआ है आउटपुट 10,000 और आपके पास ऑलरेडी 5,000 का क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली आप उसको यूज कर पाओगे, तो यू कैन यूज दिस क्रेडिट अमाउंट फॉर द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। हाँ, अब किसके साथ किसको एडजस्ट करना होता है ये आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाया था, याद है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन कौन किसके साथ पहले एडजस्ट होगा, याद आ रहा है, आईटीसी क्लास में बता के रखा था, क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। है ना सर, तो एग्जैक्टली उसी तरह से आपको यूज करना है। तो आउटपुट टैक्स अंडर सीजीएसटी और आईजीएसटी, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मींस द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट, बट एक्सक्लूड टैक्स पेबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब इसमें से आप रिवर्स चार्ज बेसिस में जो टैक्स पेमेंट है उसको छोड़ के बाकी अमाउंट पे करो। दस आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर आप आरसीएम के थ्रू से कुछ टैक्स पेमेंट किया है तो उसको आप आईटीसी में यूटिलाइज नहीं कर सकते, बाकी अमाउंट आप आईटीसी में यूटिलाइज कर सकते, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन का मैनर यहाँ पर दिया है, आप देखो यहाँ से पढ़ सकते हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी दिया है किस तरह से आप अपना इनपुट, अगर किसी को आईटीसी का कॉन्सेप्ट अगर किसी को भूला भूला सा लग रहा है, ठीक है, उनको लिए क्या बोलूंगा सर, आप आईटीसी का क्लास को रिवाइज करो फटाफट, ठीक है, क्योंकि आईटीसी में बहुत सारा लेक्चर्स हुआ था तो याद आ जाएगा अगर भूल गए बाई चांस। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन के बारे में 49 सबसेक्शन 5, 49A, 49B, रूल 88A सर्कुलर नंबर में बोला है। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, तो इनपुट क्रेडिट है आपका, आउटपुट आपको देना है जब पेमेंट की बारी आएगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको मैं आगे आगे बताता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू से बताऊंगा, ठीक है। ऐसे आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी आगे क्वेश्चंस है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना। देखो अवेलेबल आईजीएसटी, अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है इन द क्रेडिट लेजर शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस करा दिया इसका आईटीसी के क्लास में, ठीक है। तो आईजीएसटी के क्रेडिट बचा हुआ है तो आईजीएसटी का क्रेडिट किसमें यूटिलाइज करना है, पहले आईजीएसटी में यूटिलाइज करना है। रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी, अगर आईजीएसटी क्रेडिट में आपका कुछ भी अमाउंट बचता है कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर, कुछ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो, एंड इन एनी प्रोपोर्शन, दैट इज आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड आइदर अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब इन पे कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब आईजीएसटी का ऐसा नहीं है कि ये सीजीएसटी को ज्यादा प्यार करेगा एसजीएसटी को कम प्यार करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आईजीएसटी के पास अगर क्रेडिट है वो किसी के भी साथ जा सकता है, आप अपने मर्जी से या तो सीजीएसटी में एडजस्ट कर लो या तो एसजीएसटी में एडजस्ट कर लो। आई होप कि आपको क्वेश्चन याद आ रहा है जो हम लोगों ने आईटीसी के क्लास के अंदर करके रखे हैं। Entire ITC of IGST is to be fully utilized first before the ITC of CGST or SGST can be utilized, ठीक है। अवेलेबल CGST क्रेडिट, अगर आपका CGST में कुछ अवेलेबल होता है shall first be utilized for payment of CGST। तो CGST क्रेडिट अगर कुछ है तो सबसे पहले आप उसको CGST पेमेंट के लिए ही यूज करो सब, ठीक है। CGST में कुछ क्रेडिट है तो CGST के लिए ही यूज करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना सर, इसका मैं आपको क्वेश्चंस करा दिया है ना। रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर कुछ बचता है सीजीएसटी से तो आप आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली
एसजीएसटी का क्रेडिट अगर कुछ है तो फर्स्ट आप उसको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में यूज करो, रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बचता है तो आप आईजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बात याद रखिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं होता है ना, ये मैं आपको पहले भी बोला था। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली व्हेन क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अच्छा, एक बात और, अगर सीजीएसटी में क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तभी आप आईजीएसटी में एसजीएसटी को यूज करो। मतलब अगर आईजीएसटी में कुछ एडजस्ट करना है और आपके एसजीएसटी में क्रेडिट है बट लेकिन पहले सीजीएसटी का क्रेडिट को आईजीएसटी के साथ सेटअप करो। अगर सीजीएसटी सेटअप करना हो जाता है आईजीएसटी के साथ फिर आप एसजीएसटी को यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज पहले सीजीएसटी फॉर एडजस्टिंग आईजीएसटी एंड देन एसजीएसटी। एक बात याद रखिए, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सबके साथ सबका चलता है। ये आपको मैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी बोल के रखा और आईटीसी के अंदर तो मैं और डिटेल्स में बोल के रखा। CGST credit cannot be utilized for payment of SGST. Similarly, SGST or UTGST credit cannot be utilized for payment of CGST. ठीक है, very important concept. Condition of use of amount available in electronic credit ledger. Rule 86A. Sir, in case the commissioner of office or an officer authorized by him in this behalf not below the rank of assistant commissioner has reason to believe that, अगर उनको लगता है that ITC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, कि जो ITC दिखाई दे रहा है ये फ्रॉड करके लिया गया, ठीक है, ये फ्रॉड करके लिया गया और is ineligible, ठीक है, he may prohibit use of ITC for discharge or any liability under section 49 or for claim of any refund any unutilized amount, ठीक है, वो कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बात मैंने आपको आईटीसी यूटिलाइजेशन पे पहले भी बताया। इवन मैंने आपको जीएसटी क्रूसेड के बारे में बताया था, है ना, कि गवर्नमेंट में अभी जीएसटी क्रूसेड का एक मेरा केस स्टडीज बताया था स्पेशल, कि सरकार बहुत पीछे पड़ गया है जो भी गलत तरीके से आईटीसी को यूटिलाइज मतलब आईटीसी फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, सीए का हेल्प लेके, सीएमए का हेल्प लेके, प्रैक्टिशनर्स जो है उनका हेल्प लेके कर रहा है, तो गलत है। तो इसके पीछे सरकार एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं कि भाई करने नहीं देंगे। अच्छा, 86A समझ में आ गया आपको। अब आता है 86B। ये रूल क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। A new rule 86B has been inserted in the CGST rule to restrict the amount available in electronic credit ledger, which a registered person can use to discharge his output tax liability to 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt supplies and general rated supplies in a month exceeds 15 lakh. Such provisions have been discussed in detail. हम लोग इसको भी ITC चैप्टर में डिस्कस करके आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी याद होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तो प्लीज एक बार देखिएगा ITC का क्लास, आपको इसका भी इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। कॉमन पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कैश एंड क्रेडिट लेजर में क्या कॉमन पॉइंट है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर, वेयर ए पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड फॉर एनी अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर, द सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। इफ द रिफंड सो क्लेम्ड इज रिजेक्टेड, अगर रिफंड रिजेक्टेड हो जाता है आइदर फुल्ली और पार्टली, द अमाउंट डेबिटेड अर्लियर टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर और बाय एन ऑर्डर मेड बाय प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट जो क्रेडिट में भी मतलब लेजर में भी होता है और कैश लेजर में भी होता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बात कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बात कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बात कर लिया। अब सामने क्या आ गया, एक जो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता था इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो ऑटोमेटिकली पोर्टल में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 49, ठीक है, इसमें भी कुछ रूल आएगा, सीजीएसटी रूल आगे आगे बताते हैं। सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 एनुमरेट्स अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ लेजर जो ऑटो अपडेटेड ऑन कॉमन पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में ये ऑटो अपडेटेड होता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर कहा जाता है। While the terms electronic cash ledger and electronic credit ledger are defined in this act, the term electronic liability register is not defined. The section lays down that all liabilities of a taxable person will be maintained in a separate register. ठीक है, बेसिकली सेक्शन यही बताते हैं कि टैक्स पेयर्स का जो भी लायबिलिटी रहेगा उसके लिए एक अलग रजिस्टर मेंटेन करो, दैट इज इन सिंपल।
ठीक है, डेफिनेशन कुछ नहीं दिया बट सेक्शन में बता दिया कि एक डिफरेंट लायबिलिटी रजिस्टर टैक्स पेयर्स का मेंटेन होना चाहिए, बस इतना बात है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज सबसेक्शन 8 मतलब सेक्शन 49 का सबसेक्शन 8 प्रिस्क्राइब द chronological order in which the liability of a taxable person has to be discharged। किसी टैक्सेबल पर्सन का लायबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज करना चाहिए, मतलब किसके बाद क्या, उसके लिए एक ऑर्डर देके दिया। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर्स फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कीजिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जीएसटी में कौन सा लायबिलिटी कब पेमेंट करना चाहिए, किसका बारी कब आता है। ठीक है, बारी बारी होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, आपको अभी अभी समझ में आएगा। सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैव टू बी डिस्चार्ज फर्स्ट। सेल्फ असेस टैक्स, आपका जो सेल्फ असेस टैक्स है या फिर अगर कुछ अदर ड्यूज है जो प्रीवियस टैक्स पीरियड का है उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करो। द सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द करंट पीरियड हैव टू बी डिस्चार्ज नेक्स्ट। ठीक है, फिर मतलब करंट का अगर पूछे तो वो भी दे दो। वंस जब ये सब कंप्लीट हो जाए, वंस दिस टू स्टेप्स आर एग्जॉस्टेड, जब ये दोनों स्टेप एग्जॉस्ट हो जाए, इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, एनी अदर अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 टू बी डिस्चार्ज। इन अदर वर्ड, द लायबिलिटी इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ डिमांड नोटिस, मतलब सरकार डिमांड कर रहा है, कुछ पुराना कारण है, कुछ भी कॉन्सेप्ट है, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कुछ केस चल रहा था, ठीक है, दिस सीक्वेंस हैज टू बी मैंडेटरीली फॉलोड। ये जो सीक्वेंस है इसको मैंडेटरीली फॉलो करना चाहिए। द एक्सप्रेशन ऑफ अदर ड्यूज रेफर्ड अबव मींस इंटरेस्ट पेनल्टी फी। ठीक है, जो भी मैं अदर ड्यूज का बात कहा इसका मतलब है इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ असेस टैक्स और प्रीवियस ईयर ड्यूज, फिर सेल्फ असेस टैक्स एंड करंट पीरियड ड्यूज, फिर आता है कोई भी एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स का जो भी ड्यूज है, कोई केस चल रहा था उसमें कुछ पेनल्टी, कुछ भी समथिंग जो भी गवर्नमेंट आपको फॉलो करने बोल रहे हैं उसका पेमेंट। प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन। अच्छा, कोई कुछ कह रहे थे क्या, बोलो सर, एनी क्वेश्चन क्या, ऐसा लगा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं सर। प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन, सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 49 कंटेन्स अ डिमिंग क्लॉज। एक डिमिंग क्लॉज लाता है, मतलब मान लेंगे this part of the section provides that when a taxable person has paid the GST under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of tax to the recipient of such goods or service. Thus, if tax has been paid under CGST Act 2017, then the taxable person is deemed to have been passed on the incidence of such payment of CGST to the recipient. This is subject to the contrary being proved. Onus to establish the incidence of tax has not been passed on the recipient becomes irrelevant in case of section 54 डीलिंग विद रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, मैं आपको इसका आगे आगे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली टैक्स का पेमेंट किस मैटर पे हो रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कब हो रहा है, मतलब टैक्स जनरेशन कब हो रहा है, ये कैसे प्रिज्यूम किया जाएगा, ये सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 बेसिकली एक डिमिंग प्रोविजंस लाता है। इसके लिए आपको आगे क्वेश्चंस करवाएंगे तो थोड़ा क्लियर और आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर 9 ऑफ सीजीएसटी रूल क्या फॉलोइंग बताते हैं, आप थोड़ा देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है सर। डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, debit to electronic liability register all amounts payable towards tax, interest, late fee or any other amount as per return filed. All amounts payable towards tax, interest, penalty and any other amount determined in proceeding by any assessing authority or as ascertained by the taxable person. Interest payable under section 50, any interest amount that may be accrued from time to time. ठीक है, ये सब क्या आएगा, लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट हो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सर डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर। ठीक है, इसका भी यहाँ पर दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में डेबिट क्या होगा, नॉर्मली टीडीएस वगैरह आ जाएगा, पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द रिटर्न ऑफ सेक्शन 49, 49A, 49B, और डेबिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न सब्जेक्ट टू सेक्शन 49, 49A, 49B। इसमें पेमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 59, टीसीएस डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10। ठीक है, ये सब नॉर्मली डेबिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर में, ये सब अमाउंट को डेबिट करना चाहिए। अच्छा,
कुछ कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, सर डोंट वरी, आगे आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा, सो वेट। हाउ डू द न्यू पेमेंट सिस्टम बेनिफिट द टैक्स पेयर्स एंड द कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट? पॉइंट टू बी नोटेड सर, no more queues and waiting for making payments as payments can be made online 24/7। आज की डेट में जीएसटी पेमेंट 24/7 आप पेमेंट कर सकते हो। इंस्टेंट ऑनलाइन रिसीप्ट फॉर पेमेंट मेड ऑनलाइन, टैक्स कंसल्टेंट्स कैन मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। ठीक है, मतलब जो आप लोग बनने वाले हो या बन जाओगे। सिंगल चलान फॉर्म टू बी क्रिएटेड फॉर ऑनलाइन रिप्लेसिंग दी 3 और 4 कॉपी चलान। पहले बहुत सारा चलान हर केस में मतलब निकालना पड़ता था, अभी इतना चलान नहीं चाहिए, सिंगल चलान में आप बाकी पेमेंट भी कर सकते हो। रेवेन्यू विल कम अर्लियर इनटू द गवर्नमेंट, सरकार को जल्दी रेवेन्यू मिलेगा। ट्रेजरी एज कम्पेयर टू द ओल्ड सिस्टम, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, हर चीज का प्रूफ रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट्स मेड आफ्टर 8 PM विल बी क्रेडिटेड टू द टैक्स पेयर्स अकाउंट ऑन द सेम डे। ठीक है, जो पहले नहीं होता था। अगर आप रात 8 बजे के अंदर करते हो तो आपको उसी दिन में सेम डे में आपके अकाउंट में उसका ट्रांजैक्शन अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिस्टम न्यू सिस्टम ऑफ जीएसटी में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब सर बात आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस का, जो सेक्शन 50 बात करता है। ठीक है, सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट के बारे में बात करता है, और इंटरेस्ट के बेसिस में कुछ वाइटल क्वेश्चंस भी हैं जो आपको एक बार जरूर मुझे बताना चाहिए। मतलब कब आपको जीएसटी में इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ठीक है, क्या गलती करने से इंटरेस्ट का बात आ जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। सर आप लोग कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है, बताइएगा। हाँ अच्छा देखो, सिंपल बात है, इंटरेस्ट कब देना पड़ता है? जब देरी करके पेमेंट करते हैं, ड्यूज क्लियर नहीं करते हैं। The tax dues which are not paid within the stipulated time are liable to interest payment, है ना? टाइम पे पेमेंट करो, नो इंटरेस्ट। दिस मैकेनिज्म इज ऑटोमेटिक इन नेचर बाय virtue of the provisions laid under any tax laws, है ना? ये बहुत ही सिंपल सा एक बात है। On similar lines, section 50 of the CGST Act 2017 provides for applicability of interest for default in payment of taxes within the stipulated time under GST law. A registered person can make the payment of tax through electronic credit ledger और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप अपने क्रेडिट में हो तो वहां से भी दे सकते हो, अगर क्रेडिट में ना हो तो कैश के थ्रू से भी दे सकते हो, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। यूजुअली द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एग्जॉस्टेड फर्स्ट। पहले आप क्रेडिट को यूज करो, अगर कुछ भी क्रेडिट बचा हुआ है, जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट में करते हैं ना, फ्लिपकार्ट में सेल किए तो पहले फ्लिपकार्ट में कुछ परचेस करना है, कॉइन कलेक्ट करते हैं तो क्रेडिट में जो कॉइन होते हैं उसको पहले यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर, कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलता है तो पॉइंट्स पे यूज करते कि नहीं करते, बताइएगा। हाँ सर, गोल्ड कॉइन मिलता है। हाँ वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही, पहले क्रेडिट को यूज कर लो, उसके बाद आप बाकी कैश लेजर से अगर बैलेंस अगर अवेलेबल बचता है तो फिर यूटिलाइजिंग द बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दिस प्रैक्टिस इज एडॉप्टेड फॉर अ बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो नॉर्मली एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस है सर, तो एग्जैक्टली ये सब फाइनेंस ही तो है, बस एक लॉ के हिसाब से मेंटेन होता है। जो लोग एफएम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ग्रुप 2 सीए सीएमए ग्रुप 2 सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ चैप्टर, बेसिकली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा, तब क्या बताऊं, एक फिर से हथियार है सर, एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो हर जगह में काम आता है। सीखेंगे सर जब वर्किंग कैपिटल पढ़ाएंगे, या जिनको पढ़ाया जा रहा है अभी उनको भी सिखाया जाएगा। In case a registered person does not have sufficient amount available in electronic credit ledger to pay the tax dues for a particular tax period, also the registered person does not have sufficient money for making deposit of balance tax amount in electronic cash ledger. ठीक है, अगर नहीं है, in such a situation, GST common portal does not have a mechanism to allow a registered person to make part payment of taxes. If the lawmaker demand tax dues along with interest on gross payment, that is tax paid through electronic cash ledger and credit ledger, it may be an unhealthy practice from business perspective. To counter such recovery mechanism, the proviso of under section 50 provides that when a registered person has paid his taxes through a return specified under section 39 of CGST Act 2017,
belatedly, interest shall be applicable only on the next net taxes paid through electronic cash ledger and not on the gross taxes. ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो नेट टैक्स में होता है, ग्रॉस टैक्स में चार्ज नहीं किया जाता. ठीक है, as per the said provision, the interest in case where the tax return has been furnished after the due date but furnished before commencement of proceedings under section 73-74, मतलब अगर कुछ केस वगैरह चल रहा है, shall be levied on that portion of the output tax is being paid by debiting the electronic cash ledger. मतलब नेट टैक्स में उनका बेसिकली इंटरेस्ट काउंट होगा. ठीक है, आगे आगे क्वेश्चंस में बताते हैं. अच्छा, व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल, कब इंटरेस्ट पे करना चाहिए? इंटरेस्ट इज पेबल इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और इन पार्ट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल. हाउएवर सच रेट to be notified shall not exceed 18% in case of belated payment of tax, that is on failure to pay tax or part of tax the government's account. 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. The rate of interest is 18% per annum. ठीक है, ये सरकार ने 2017 में नोटिफाई किया, वही चल रहा है. ठीक है, कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट. कंप्यूटेशन पीरियड का क्या खेल है? The period of interest will be from the date following the due date of the payment to the actual date of payment of tax. Other relevant points relating to the interest क्या है? The term tax here means tax payable under the acts rules. अब ये सब छोड़ो. ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ. एक क्वेश्चन करोगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा. एज जीएसटी प्रैक्टिशनर्स ये सब इंटरेस्ट करना पड़ता है. जब आप फार्म में काम करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो ये आपके लिए एक रेगुलर एक्टिविटी जैसा होगा कि भाई इसका क्लाइंट का देरी हुआ है, कितना इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करो. ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर दिखा रहा है तो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है बताओ. ठीक है, these are very important part as a knowledgeable person. Mr. Alok, registered supplier of taxable goods, filed GST 3B for the month of January 2021 on 15th April 2021. ठीक है, the prescribed due date to file the said GST 3B was 20th February 2021. तो फरवरी का पेमेंट कब कर रहा है? फाइलिंग अप्रैल को. The amount of net GST payable in cash, that is electronic cash ledger, on supplies made by him for the said month worked out to be a 36,500, which was paid on 15th April 2021. Briefly explain the related provisions and compute the amount of interest payable under the CGST Act 2017 by Mr. Alok. Ignore the effect of leap year if applicable in this case. Leap year आएगा तो इग्नोर कर लेना, लेकिन बाकी बताओ कि ये अलोक आपके पास आया है, इनका क्या पेमेंट करोगे इंटरेस्ट के मैटर पे? रेट तो हो रहा है सर, जितना डेज के लिए किया है, जितना डेज के लिए डिले किया है. साल का डेज. एकदम वेरी सिंपल सर, वेरी गुड सर. तो नॉर्मली आपको पता है कि मैक्सिमम क्या है? 18% का है. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय मिस्टर अलोक का 21 फरवरी टू 15 अप्रैल काउंट कर लो. इसमें आपको डेट का काउंटिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. तो फरवरी में लीप ईयर हटा दो तो फिर 28 में से 21 कितना दिन होगा सर? 7 दिन. फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल का 15, इधर मार्च का कितना सर? 31. सर 53 आ रहा है, लीव पकड़ने से 54 आ रहा है. क्यों? फरवरी में 21, 7, 40 हो तो रहा है रे. 53 हो रहा है सर. सॉरी 38 प्लस 15 हो गया. 53 आ रहा है. 21 फरवरी फरवरी में एक सेकेंड 21 से सर 28 अच्छा मतलब ये सर उस डेट को भी लेना. हाँ, इसको लेना है सर. जैसे 15 को ले रहे हैं ना, तो इसको लेना है. सर আসল ডেটটা স্যার 20 ফেব্রুয়ারি हाँ, 24 हाँ बोल ये 8 होगा ना. 21 ফেব্রুয়ারিটাকে ধরবো তাহলে কি 8 हाँ 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 हाँ, जैसे 15 अप्रैल भी तो ले रहे हैं ना, तो उसी तरह से 20 ছিল সেই ক্ষেত্রে স্যার 21 হবে. हाँ मतलब डिले, जिस दिन से डिले है उस दिन से 20 फरवरी है उसको करना था. ठीक है, ड्यू डेट था तो ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट 20 था तो ड्यू डेट के बाद जितना देना. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. ठीक है, तो यहाँ पर 54 डेज तो 36,500 इसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा. सॉरी 36,500 इसके कैश लेजर में है. ठीक है, तो 36,500 इंटू 18% 54/365, तो कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? 972.
ठीक है, करके देख लो एक बार, सही आएगा। বলছি স্যার জিএসটি তো প্রমাণ তো দিতে পারে স্যার, আবার ইয়ারলিও তো হতে পারে নাকি স্যার? मंथली होता है, ठीक है, जो लोग इसमें होता है, प्रिजम्पशंस में होते हैं, ठीक है, उनके केस में मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर जो नहीं है, ठीक है, उनके केस में क्वार्टरली होता है, স্যার কোয়ার্টারলি করা যায়, क्वार्टरली होता है, एनुअल যারা रिटर्न কোয়ার্টারলি দেয়। नॉर्मली मंथली होता है रेगुलर बेसिस में। মানে স্যার কেউ চাইলে স্যার ওটাকে অ্যানুয়ালি করতে পারে না, যদি রেগুলার না করতে চায় তো? नहीं नहीं सर, वो तब पेनल्टी आ जाएगा, सरकारी कभी कभी छोड़ देता है, वो अलग बात, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा सर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर रिटर्न का आएगा ना, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि कब कब रिटर्न भरना पड़ता है, ठीक है, और किसके लिए क्या नियम है, सबके लिए सेम नियम नहीं है, अलग अलग नियम बनाया गया है, अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको रिटर्न में बताऊंगा कि किसके लिए क्या नियम है, ठीक है, किसके लिए 3 मंथ, किसके लिए 1 मंथ, किसके लिए क्वार्टरली, किसके लिए मंथली, किसके लिए एनुअल है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आप लोग घर पे इसको ट्राई करोगे? इंटरेस्ट का ही है क्वेश्चन, होमवर्क है सर, ये होमवर्क कीजिएगा। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 में क्वेश्चन शेयर, नोट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग घर पे प्लीज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इंटरेस्ट का, फिर मुझे अगर कोई डाउट रहेगा मस्ट आस्क सर, ठीक है। अच्छा, अगर इतना समझ में आ जाता है ना, तो फिर नेक्स्ट जो है आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिएगा सेक्शन 53, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं जाता, इसके बारे में बोला है। अच्छा, इसमें और क्या गो थ्रू करना, हो ही गया, बता देते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन को रख के इसको बता देते हैं, कुछ बचा नहीं, हो गया। Section 53, if the amount of CGST is utilized towards dues of IGST, then in terms of Section 53 of the CGST Act, there shall be reduction in the amount of CGST equal to the credit so utilized. मतलब अगर क्रेडिट यूज कर लोगे तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा, and the central government shall transfer such amount equivalent to the amount so reduced in CGST account to the IGST account. तो जितना अकाउंट रिड्यूस होगा वो CGST से IGST में ट्रांसफर कर देगा। Similarly, if the amount of IGST is utilized towards dues of CGST, then in terms of section 18 of the IGST Act, there shall be reduction in the amount of IGST equal to the credit so utilized, जितना अमाउंट आप यूटिलाइज कर लोगे, and the central government क्या करेगा, shall transfer such amount equivalent to the amount so reduced in IGST account to the CGST account, ठीक है। मतलब बेसिकली आप एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट्स में क्रेडिट ट्रांसफर करोगे ना, यूज करने के लिए, इसका क्रेडिट उसमें यूज कर सकते हैं ना, आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, तो वो उसका ट्रांसफर कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर सेक्शन 53 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 18 ऑफ आईजीएसटी में बोला हुआ, ठीक है, बस इतना ही बात है सर, और कुछ नहीं। तो ये रहा ओवरऑल सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट, आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट, बेसिकली पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर घर पे क्या काम रहेगा, यहाँ पर ना ये नोट्स के अंदर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, मैंने जो जो बात आपको बोला इसको ना इतना अच्छे से मतलब समरी किया है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप इसको रिवाइज करोगे। सो मस्ट गो थ्रू, ठीक है, ये रिवाइज करने के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये रिवाइज में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सब कुछ जो भी है बता दिया आपको, बस एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर कोई डाउट फिर भी रहे आप मुझे जरूर पूछिएगा। और एक बार होमवर्क तो मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया ही, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स को लेके 9-10 क्वेश्चन है सर, 9-10। अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो ना, बेसिकली केस स्टडीज क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकता है, तो इसका क्वेश्चंस और उसका हिंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग जरूर ये क्वेश्चंस पढ़े देखे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेगा आपको, और मतलब एमसीक्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, और केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस भी मिलेगा, एक बार जरूर गो थ्रू करें, ठीक है। अगर आप ये सब क्वेश्चन समझ जाते हो, कोई डाउट नहीं रहता है, इसका मतलब कि आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत रह जाता है, मतलब आप समझोगे कुछ डाउट है, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। लंबा डिस्कशन था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। बस एक चैप्टर में आपको जीएसटी में बताऊंगा, दैट इज रिटर्न का। रिटर्न का बाद मुझे थोड़ा बताना है, तो आपको जीएसटी का पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, रिवाइज करते चालू करो, ठीक है, और टेस्ट अरेंज करेंगे, हाँ, क्वेश्चन शेयर करेंगे आपको, मतलब टैक्स का और कंपनी जिनका जैसा जैसा है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मुझे टेस्ट का जवाब देके भेजना, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जितना सर ही है किस किस चैप्टर का? सारा? सारा, और क्या।
माने इनडायरेक्ट टैक्स में सारा? हाँ हाँ, पहले अभी प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है, मतलब एक पूरा क्वेश्चन सेट दे देंगे, प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट रहेगा पूछना, ठीक ठीक है है, फिर फाइनल टेस्ट बाद में देना, एग्जाम से पहले देना, ठीक बाय है। ओके, टाटा, गुड नाइट। স্যার বলছিলাম बॉल